1954 में राष्ट्रीय प्रेस आयोग गठित करने के लिए एक समिति का गठन हुआ था। राष्ट्रीय प्रेस आयोग गठित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? राष्ट्रीय प्रेस आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, जैसे भारतीय चुनाव आयोग है, जैसे ST आयोग है, वित्त आयोग है। इसकी अपनी शक्तियां होती हैं। ये पत्रकारों के लिए दायित्वों, हकों और अधिकारों के लिए गठित किया गया है। ये पेट नहीं भरता उसके लिए हम हैं, मिलेगा, हमें सब कुछ मिलेगा। आप अपने हकों के, हम जिस तरह दूसरों को के अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाते, आप अपनी आवाज भी खुद बन के तो देखिए, आपको जरूर न्याय मिलेगा। बेटा को न्याय भरेगा, कहना तो मैं ना चाहूं पर कहे बिना ना सरता। सम्मानित नागरिकगण, आप सभी का पब्लिक फेस टीवी न्यूज नेटवर्क की तरफ से मेरा सादर नमस्कार। आज 16 नवंबर है। ये दिन भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके चलते आज देश भर में अनेकों स्थानों पर कार्यक्रम हुए। इसी कड़ी में हरियाणा के जींद जिला मुख्यालय पर भी प्रशासन की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही गरिमामय ढंग से किया गया। कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए नगराधीश डॉक्टर आशीष देशवाल ने कहा कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के माध्यम से समाज को नई दिशा देता है। निष्पक्ष पत्रकारिता मजबूत लोकतंत्र का आधार है। मीडिया न केवल नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है, बल्कि देशहित और लोकहित के लिए एक मजबूत माध्यम बनता है। डॉक्टर आशीष देशवाल ने कहा कि आज के समय में पत्रकार जनता और प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की तरह कार्य करते हैं। वह न केवल जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, बल्कि सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन और प्रेस के बीच बेहतर तालमेल से समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव हो सकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार दलेर सिंह ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के महत्व, भारतीय प्रेस परिषद के गठन, श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, मजीठिया वेज बोर्ड, पत्रकारों के दायित्व, हकों व अधिकारों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम को DPRO कृष्ण विगलान, APRO सुमन के साथ साथ शिव कुमार गौड़, सत्येंद्र पंडित, सतीश जागलान, नरेंद्र कुंडू, राजकुमार भारतीय, ज्योति रोहिला, ज्योति धलवाल समेत कई पत्रकारों ने संबोधित किया और साथ ही DPRO कृष्ण विगलान, पत्रकार सोनू रंगा, ज्योति धलवाल, राजकुमार भारतीय इत्यादि ने अपने कंठस्थ उच्चारण से समारोह को बड़ा रोमांचक बना दिया। इस मौके पर सुरेंद्र कुमार, विपुल कौशिक, नीरज सिंगला, दिनेश शर्मा, पवन अहलावत, ऋषि महंदीरता, सुशील टूरन, राजीव राठी, संजय कुमार, कुमारी रेखा, सोमबीर, सतीश शर्मा, गणपत राय जिंदल आदि पत्रकारों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि अधिकारियों और पत्रकारों के दिलों में छुपा दर्द, उमंग और विभिन्न तरह की प्रतिभा खुलकर सामने आ गई। उन्होंने अपने अपने संबोधन में इसका अपने अपने तरीके से खुलकर बखान भी कर दिया। आपको पसंद आया अथवा नहीं, कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिए और खबर को लाइक व शेयर भी अवश्य करें। अब देखिए किस अधिकारी और किस पत्रकार ने किस तरह से अपने मन की बात इस मंच के माध्यम से कही है। आपको सीधे दिखाते हैं कार्यक्रम के कुछ लाइव अंश। सबसे पहले आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आशीष देशवाल सिक्किम साहब, DPRO कृष्ण विगलान जी, APRO मैडम सुमन जी और सभी साथियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि मैडम ने बताया कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर 1966 को लागू किया गया था। ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस है क्या? कई साथियों को शायद इसके बारे में जानकारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैं उसी के संदर्भ में 2-4 बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसी मेरी जानकारी है, 1954 में राष्ट्रीय प्रेस आयोग गठित करने के लिए एक समिति का गठन हुआ था। राष्ट्रीय प्रेस आयोग गठित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? राष्ट्रीय प्रेस आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, जैसे भारतीय चुनाव आयोग है, जैसे ST आयोग है, वित्त आयोग है। इसकी अपनी शक्तियां होती हैं। ये पत्रकारों के लिए दायित्वों, हकों और अधिकारों के लिए गठित किया गया है। और जब यह गठित किया गया, इसमें इन सभी बातों का ध्यान रखा गया कि प्रेस का यह चौथा स्तंभ स्वतंत्र रहे, क्योंकि अमूमन हमारे देश में लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं: कार्यपालिका, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चौथा माना गया है अपना प्रेस का स्तंभ। क्या होता है, अमूमन आज देश में परिस्थितियां चाहे किसी भी तरह की रही हो,
फिर भी न्यायपालिका और कहीं न कहीं कुछ अपवादों को छोड़ दें, कुछ पीठ पत्रकारिता छोड़ दें, या मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहूंगा जैसे कि कल एक विधायक ने किया था ब्लैकमेलर जैसे, क्योंकि हर तरह के लोग समाज में होते हैं, लेकिन फिर भी आज अगर लोगों का विश्वास है तो वो प्रेस पे बना हुआ है। इसका सीधा जागता सबूत आप लोगों के पास मिल जाता है। अगर किसी को किसी अधिकारी तंग कर रहा है, किसी का किसी कार्यालय में कोई काम नहीं हो रहा, किसी के यहाँ कुछ भी समस्या आ जाए, वो सबसे पहले आपको मीडिया को याद करता है। तो इसका मतलब यह है कि देश के लोगों का विश्वास आज भी आप पे है, आपका ये दायित्व है। लेकिन जहाँ तक प्रेस परिषद और भारतीय प्रेस आयोग का बात है, वो आपके हकों के, आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बना हुआ है। अगर आप उसको नेट में सर्च करोगे, पढ़ोगे, आपके हक और अधिकार क्या हैं। आज हम सभी लोगों की आवाज तो उठा सकते हैं। आज अगर सबसे पीड़ित कोई है तो वो पत्रकार है, क्योंकि वो अपनी आवाज नहीं उठा पाता। उसे केवल राम राम श्याम श्याम और आदर सम्मान से उसका पेट भर जाता है। लेकिन जब उसे असली अधिकारों की बात आता है, सिटी साहब मैं बताना चाहूंगा, बहुत से साथी बगैर वेज बोर्ड के, बगैर निर्धारित सम्मान मान दे के काम करते हैं। केवल अपने किसी का शौक होता है, किसी की कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन इन्हीं को लेकर जो भारतीय प्रेस आयोग का गठन हुआ है, इनमें साथियों को सभी प्रकार के अधिकार। वेज बोर्ड का मतलब होता है मिनिमम वेज आपको क्या दिया जाए। और निश्चित रूप से भारत सरकार ने वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 बना रखा है, जिसमें सभी तरह के अधिकार आप लोगों को दिए हुए हैं। उसके बाद वेज बोर्ड गठित हुए, वेज बोर्डों ने भी अपनी सिफारिशें दी, लेकिन अखबार के संस्थानों ने, बड़े संस्थानों ने, अखबारों के संस्थानों ने उन वेज बोर्ड को लागू नहीं किया। उसके बाद मजिस्ट्रेट वेज आयोग बोर्ड जो 2000 के गठन में हुआ, और मजिस्ट्रेट आयोग बोर्ड को लेकर भारत सरकार ने बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी किया। उसको उसके खिलाफ संस्थान फिर तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा निर्देश दिया मजिस्ट्रेट आयोग तो आपको लागू ही करना पड़ेगा। और उसका असर क्या हुआ कि जिन पत्रकारों को कभी 200, 100, 200, 500, 1000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, 2000 के बाद वो हजारों में 20, 30, 50, 1 लाख, 2 लाख तक पहुंच गई। और जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है, इसमें सभी तरह की परिभाषाएं हैं। पत्रकारिता में सबसे छोटा शब्द होता है स्ट्रिंगर। स्ट्रिंगर से लेकर आप संपादक तक चले जाइए, जितनी पोस्टें आती हैं, मेरे ख्याल में 20-22 पद आते हैं, वो सभी के सभी वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के दायरे में आते हैं। तो साथियों, न केवल हम दूसरों की समस्या उठाते हैं, हमें अपने हक और अधिकार के मिलना। अमूमन सर, बहुत से साथी डर के मारे, देखो आज भी ऐसा होता है कि संस्थान से किसी अखबार से मक्खी की तरह निकाल के फेंक, लेकिन अगर उस साथी को इन चीजों की जानकारी है, वेज बोर्ड की जानकारी है, मजिस्ट्रेट वेज बोर्ड की जानकारी है, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की जानकारी है, और भारतीय प्रेस आयोग की जानकारी है, तो मैं समझता हूँ देर भले हो सकती है, अंधेर नहीं है, न्याय मिलेगा। क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है, आज तक पूरे भारत में 8 या 10 पत्रकार ही प्रेस परिषद में गए हैं और कोर्ट में गए हैं, और एक भी उनमें से ऐसा नहीं है जो केस आ रहा हो। इन घरानों को मुक्ति खानी पड़ती है। मेरा यहाँ कहने का अभिप्राय यह है, ठीक है, जिस दायित्व के लिए जो प्रेस है, हमें अपने दोनों चीज, हमने दायित्व भी नहीं माना है, दायित्व नहीं माना, हमें सर एक कांटों भरे जंगल से होकर गुजरना होता है। एक सारे ग्रामीण अंचल से एक भोरट का पेड़ होता है, अगर आप उसके पास से निकलोगे आपके कपड़ों में चिपक जाएगा। ऐसे जंगल से एक पत्रकार को गुजरना होता है, उन कांटों से ही बचाना होता है। ये तो है पत्रकारिता, अपने दामन को बचाना होता है। लेकिन केवल निकलने से ये पेट नहीं भरता, उसके लिए हम हैं, मिलेगा, हमें सब कुछ मिलेगा। आप अपने हकों के, हम जिस तरह दूसरों को के अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाते, आप अपनी आवाज भी खुद बन के तो देखिए, आपको जरूर न्याय मिलेगा। और अंत में प्रेस दिवस की सभी शुभकामनाएं। मेरे से अगर किसी से कोई ज्यादा हुआ तो उसके लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर आपने कहा कि कल एक MLA साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा था कि पत्रकार जो है ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं, मुझे लगता वो पत्रकार है भी या नहीं, क्योंकि किसी की डेथ पे भी गए हो, या किसी का बच्चा गुम हो गया हो, या किसी भी तरीके की कोई परेशान हो, तो ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो पैसे लेकर के अपने चैनल पर न्यूज चलाते हैं। तो ऐसे पत्रकार ही जो हम जैसे पत्रकारों को कहीं ना कहीं हम पर क्वेश्चन मार्क करते हैं, ऐसे लोग, तो हमें खुद ही सोचना पड़ेगा और इन सब के खिलाफ आवाज उठानी पड़े, क्योंकि इनके चक्कर में हमें टारगेट किया जा रहा है। निश्चित रूप से उसने कहा, लेकिन वो सभी के लिए नहीं है। कुछ पैरामीटर होने चाहिए, लेकिन फिर भी पैरामीटर हैं। आपको बता दूं, आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, उसकी धारा ऑटोमेटिक ऑलरेडी संविधान में है। आपको कोई डिफर्मेशन कर रहा है, उसकी धारा ऑलरेडी संविधान में है। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, लेकिन कोई पत्रकार किसी साथ गलत कर रहा है, तो उसके लिए कोई अलग धाराओं की जरूरत नहीं है। सामान्य श्रेणी में वही धारा उस आदमी पर लागू होती है। जिसको शिकायत हो, शिकायत करो, ठीक है। मेरे प्रेस के सभी साथी
सभी को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रधान जी ने जिम्मेवारी लगाई है तो ज्यादा समय लेते छोटी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, खास करके सोशल मीडिया में काफी नए युवक जुटे, लेकिन वो चलो ठीक अपना चैनल चला रहे हैं सारी चीजें, लेकिन तथ्यों की, भाषा की, लेखनी की काफी चीजों की जानकारी अभी तक उनको नहीं है। तो मेरा एक छोटा सुझाव यही है कि जो भी साथी चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए या सोशल मीडिया में आए, उनको प्रिंट मीडिया साथ एक बार जुड़ के देखना चाहिए। 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद प्रिंट मीडिया में आए, ताकि उनको भाषा की जानकारी हो, धरातल की रिपोर्टिंग कैसे करनी है, अधिकारियों से कैसे मिलना है, काफी चीजों की जानकारी। प्रिंट मीडिया एक बेस है, नींव अगर उन्हें मजबूत करनी है तो प्रिंट मीडिया में 6 महीने, साल एक बार काम जरूर करना चाहिए। तो मैं इसी संदेश के साथ सभी साथियों को एक बार फिर से राष्ट्रीय प्रेस दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देने के साथ अपनी वाणी को राम लेता हूँ। सभी साथी, राष्ट्रीय प्रेस दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बस मैं तो ये कहूँगा साथियों को कि हम पत्रकारिता करें, निर्भर होकर करें और सच्चाई और तथ्यों से आधारित ही पत्रकारिता करें। जैसे साथी ने बताया कि नेगेटिव पॉजिटिव वो समाज का हिस्सा हमारा भी हिस्सा है, क्योंकि हम पत्रकारिता को समाज का आईना बोलते हैं। तो आईना वो होता है जो बिल्कुल सच बोलता है, जैसे आपकी शक्ल या सूरत वैसी ही आती है। और नेगेटिव फॉर्म में कहीं ना कहीं आप अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं, उससे प्रशासन को, सिटी को, डीसी को उसे सुधारने के लिए निर्देश देना आसानी होती है। ये पता करता है कि ग्राउंड लेवल पर क्या दिक्कत है, क्योंकि सरकार का और प्रशासन का हमेशा यह प्रयास रहता है। इसी कड़ी में समाधान शिविर भी लगाए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार। हर आदमी को जो जरूरतमंद है उसको घर बैठे सारी सुविधाएं मिले, किसी प्रकार की परेशानी ना। इसी ध्येय के साथ ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उसमें आपकी हिस्सेदारी और आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर हमारे पास प्रशासन के पास कोई ऐसी न्यूज आती है या मैसेज आता है कि उसको ये होना चाहिए, तो सुधार की गुंजाइश तो हमेशा बड़े रहते हैं हर स्तर पर। तो इसी कड़ी में कहते हैं कि समंदर बन के जी फिर देख जीने का मजा क्या है। समंदर बन के जी फिर देख जीने का मजा क्या है। तौबा कर खुदा तोड़े तो फिर पीने का मजा क्या है। जो खुशियां बन के आएगा तो हम उससे पूछेंगे कि किसी अपने के लिए अश्क पीने का मजा क्या है। बेटा को न्या भरता, कहना तो मैं ना चाहूं पर कहे बिना ना सरता। देण देण आड़े लोगा का बेटा को न्या भरता। मात पिता अपनी बेटी ने लाड चावते पाले। शाणी हो जा ब्याह कर दे फिर गैरपति के गाल। कदे बेटी ने दुख ना हो जा उसकी बात ना टाले। देण देण में कसरे ना छोड़े जब तक चारा चाल। थैंक यू। तो अब तो खैर प्रधान जी ने फंसा दिया। सीएम साहब बिल्कुल फ्री हो गए कार्यक्रम के लिए आए। नहीं फ्री हो कहते हैं कि उल्फत की दौर की मंजिल नहीं होती, उल्फत के दौर की मंजिल नहीं होती। अगर होती भी है तो सबको हासिल नहीं होती। कोई भी नहीं चाहता तन्हाइयां। दोस्तों, हम में से कोई भी नहीं चाहता तन्हाइयां, लेकिन हर शख्स की किस्मत में ऐसी महफिल नहीं होती। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, और वो भी कर दियो के अरे वो कमेंट। हाँ भाई, वो भी करे करो, कमेंट हो है। हाँ वो जरूर करे, अगर को कमी पैसी लागे थे।